हेलो बच्चों, आज हम आपकी नागरिक शास्त्र की किताब में इकाई 3 से अध्याय 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। अब देखो, आपने लिंग बोध या जेंडर जो है बहुत बार सुना होगा ये शब्द। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि कौन लड़का है या फिर लड़की है। तो लड़का और लड़की में जो अंतर है, जो भेद है, इसको जानने के लिए हम लिंग बोध का इस्तेमाल या फिर जेंडर, लिंग बोध को इंग्लिश में कहा जाता है जेंडर, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यह पाठ आज हमें यह बताने वाला है कि लड़के और लड़कियां कैसे बड़े होते हैं और उनकी सामाजिक भिन्नता कैसे रूप लेती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि छोटे से ही जो है लड़के और लड़कियों में बहुत तरह के भेद होते हैं। उनके परवरिश जो है अलग अलग तरीके से होती है। इस अध्याय में हमें यह भी पता चलेगा कि कैसे समाज में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग भूमिकाएं देखी जाती हैं। कैसे अगर वह कोई काम करते हैं या कहीं कार्य करते हैं तो उनके लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित किए जाते हैं और यहीं से भेद यानी कि फर्क और असमानता की शुरुआत होती है। हम औरतों और पुरुषों को जो भूमिकाएं अपने आसपास निभाते हुए देखते हैं वह स्वाभाविक हैं और पहले से ही तय हैं। अब देखो, यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाया गया है, जिस चित्र में बहुत सारी चीजें हैं। उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लड़कियां इस्तेमाल करती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लड़के इस्तेमाल करते हैं। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे पैंट है, बैट है, कार है, हथौड़ा है, उसके बाद एक टोपी दिखाई गई है, पर्स दिखाया गया है और हल दिखाया है। तो जो कि हमें पता है कि वो लड़के ही इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे एक फ्रॉक दिखाई गई है और फूल दिखाए गए हैं। इसके बाद गुड़िया दिखाई गई है, झाड़ू दिखाया गया है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लड़कियों के इस्तेमाल हमें दिखाई गई हैं। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि यह बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। तो देखो, अभी तक ये बता रहे हैं हमें कि लड़के और लड़कियों को जो है किस तरह से उनमें भेद होता है और बचपन से ही जो है उनको अलग अलग परवरिश दी जाती है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो समाज है वो लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया रखता है। ये हम इस पाठ में जानेंगे। इसके अलावा लड़के और लड़कियों को शुरू से ही इस तरह की भूमिका दी जाती है कि उनको पता चल जाता है कि भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका इस तरह की रहेगी। उसके बाद यहाँ पे कहा है कि स्त्रियों की जो भूमिका है, जो उनका कार्य होता है, उसको जो है पुरुषों के कार्य से कम महत्व दिया जाता है। उनमें दोनों में ही जो है स्त्री और पुरुष में बहुत सारी असमानताएं देखी जाती हैं। अब हम इस पाठ में जानेंगे कि यह असमानता क्यों है, कम महत्व क्यों दिया जाता है और क्या अंतर है दोनों में। तो हम हमारे पाठ को शुरू करते हैं। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वह बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे
छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन यह बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। तो देखो, अभी यहाँ पर बात हो रही है 1920 की, और ये बात हो रही है सामोआ द्वीप की, जहाँ पर कि बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। वो जो भी शिक्षा लेते थे, ज्ञान लेते थे या जो भी काम सीखते थे, वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से ही सीखते थे। अब जो भी काम होता था वो उनकी उम्र पर निर्भर करता था, क्योंकि अलग अलग उम्र में उनको अलग अलग काम सिखाया जाता था। अब जो काम होते थे वो इस तरह के होते थे, जैसे कि छोटे बच्चों की देखभाल करना, घर का कोई छोटा मोटा काम हो गया, या फिर द्वीपों पर मछली पकड़ना हो गया, और मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना। अब हम आगे पढ़ते हैं। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चे पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वह 13-14 साल की हो जाती थी, वह अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वह भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। अब देखो, यहाँ पर बता रहे हैं कि छोटे बच्चे जब बिल्कुल छोटे होते थे तब तो उनके माता पिता ही उनकी देखभाल करते थे, लेकिन जब वो चलना शुरू कर देते थे तो उनकी देखभाल उनके माता पिता जो है करना बंद कर देते थे, और उनकी देखभाल उनके बड़े बच्चे यानी कि छोटे बच्चे के जो भाई बहन होते थे बड़े घर में, वो करते थे, जिनकी कि खुद की उम्र भी अभी कम होती थी, यानी कि 5 वर्ष के आसपास ही होती थी। इसके बाद अगर कोई बड़ा भाई बहन लड़का है तो वो 9 वर्ष तक अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करता था, और 9 वर्ष के बाद वो क्या करता था, बड़े लड़कों के साथ सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखने लगता था, जैसे कि मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। अब जो लड़कियां होती थी वो 13-14 वर्ष तक तो बच्चों की देखभाल करती थी और घर के छोटे मोटे काम करती थी, लेकिन 13-14 वर्ष के बाद जो है वो पहले की तरह स्वतंत्र नहीं रहती थी। उनको जो है बाहर के काम भी करने शुरू कर देती थी, जैसे कि बागान में जाना, डलिया बुनना, मछली पकड़ना, बच्चों की देखभाल करना और रसोई का काम भी करना। अब यहाँ पे देखो, हमें दाईं तरफ एक फोटो दिखाई गई है जिसके नीचे लिखा है कक्षा 7 का एक सामोआ छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में। तो देखो, ये कक्षा 7 का जो है बच्चा है जो कि अपने विद्यालय की वर्दी में खड़ा है। अब हमें एक सवाल दिया गया है, आपके बड़े होने के अनुभव सामोआ के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है? इन अनुभवों में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहोगे? तो इसका जवाब है, जब हम छोटे थे तो हमारी देखभाल माता पिता करते थे और यह सिलसिला किशोरा अवस्था के बाद तक चलता रहा और युवावस्था में जाकर खत्म हुआ। यानी कि हमारी देखभाल जो है वो हमारे बड़े भाई बहनों ने नहीं करी। जब तक कि हम खुद संभल कर अपना कार्य नहीं करने लग गए, हमारी देखभाल जो है वो हमारे माता पिता ने ही करी है। जबकि सामोआ में छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चे पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना।
लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थीं, वो छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन जब वे 14 साल की हो जाती थी तो उनको जो है बाहर जाना पड़ता था। वह भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। साथ ही साथ खाना बनाने का काम भी करती थी। यह सभी अनुभव हमारे जीवन में नहीं देखने को मिले, क्योंकि भारत में बच्चे लगभग 20 वर्ष के बाद ही कमाना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे मजबूरीवश इससे कम उम्र में भी काम करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें नीचे एक और फोटो दिखाई गई है और जिसके नीचे लिखा है, लड़कियां स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती हैं। तो देखो, मेरे ख्याल से तो लड़कियां समूह बनाकर चलना इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि यदि वो समूह में चलेंगी तो उनको एक तो सुरक्षित महसूस होगा, दूसरा उनका जो भी रास्ता होगा वो जल्दी व्यतीत हो जाएगा, उनका समय जल्दी व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि वो बातचीत करते हुए जाएंगी, हंसी मजाक करते हुए जाएंगी, तो समय भी उनका जल्दी व्यतीत हो जाएगा और रास्ते का उनको नहीं पता चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। अब यहाँ पर 1960 की बात हो रही है और बात हो रही है मध्य प्रदेश की, जहाँ पर कि पुरुष के रूप में बड़े होने के बारे में बताया जा रहा है। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने वाले और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। तो ये जो हमें यहाँ पे कहानी बताई जा रही है या फिर जो बात हमें बताई जा रही है वो 1960 की बताई जा रही है और मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर के बारे में बताई जा रही है, जहाँ पर कि शहर में रहने और स्कूल जाने के बारे में वर्णन किया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां वह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई यह लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थीं। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे। अब देखो, हमने लड़के और लड़कियों की परवरिश में भेद, उनके खिलौनों में भेद तो हमने पढ़ा ही था, लेकिन अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके स्कूलों में भी बहुत ही फर्क होता था। पहली बात तो क्या होता था कि जब कक्षा 6 में जाते थे बच्चे, तो लड़कों के स्कूल अलग होते थे और लड़कियों के स्कूल अलग होते थे। उनके स्कूल को बनाया भी अलग अलग तरीके से जाता था। जो लड़कियों के लिए खेलने का जगह होती थी वो उनके स्कूल के आंगन के अंदर बिल्कुल सुरक्षित तरीके से बनाई जाती थी, और लड़कों के लिए स्कूल में एक खुला स्थान होता था उनके खेलने के लिए। इसके बाद लड़कियां जब उनके स्कूल की छुट्टी हो जाती थी और जब वो अपनी संकरी गलियों में जाती थी तो लड़के उनको देखते थे, लड़कियों को, जिससे कि लड़कियों को बहुत ही असुरक्षित सा महसूस होता था। इसके अलावा लड़कियों के लिए वो रास्ता जो है उनके स्कूल से सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम होता था, एक जरिया होता था, जबकि लड़कों के लिए वो रास्ता बहुत ही मज़ेदार होता था, बातचीत करने के लिए होता था, घूमने फिरने के लिए होता था, या फिर साइकिल में करतब करने के लिए होता था। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो लड़कियां होती थी वो अधिकतर क्या करती थी, समूह में जाती थी, और समूह में जाने का कारण होता था ताकि उनको सुरक्षित महसूस हो, कोई लड़का उन्हें छेड़ ना दे या फिर कोई उन पर हमला ना कर दे। अब हम आगे पढ़ते हैं। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। अब देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम क्या होता है, जिस तरीके से हम अपने बचपन से लेके बड़े होने तक बड़े होते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद सभी लोग इसी तरीके से बड़े हो रहे हैं क्योंकि हम अपने अनुभव को जानते हैं सिर्फ। लेकिन अगर हम अपने बुजुर्गों से, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे पूछें कि उनके बचपन में उनकी परवरिश किस तरह से हुई थी, उनको किस तरह से बड़ा किया गया था, तो हमें पता चलेगा कि उनका बचपन जो है हमारे बचपन से किस तरह बहुत भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़ियाँ। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वह बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी मोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेले, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से। यह सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वह बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। अब देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे समाज में क्या होता है, लड़के और लड़कियों में एक जो अंतर है वो बिल्कुल हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये जो अंतर है वो बिल्कुल छोटी उम्र से ही शुरू हो जाता है। जब खिलौने दिए जाते हैं बच्चों को तो आप देखोगे कि लड़कों और लड़कियों के खिलौनों में भी एक अंतर होता है। लड़कों को खेलने के लिए कार दी जाती हैं, लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया दी जाती हैं, जबकि वह खिलौने ही हैं। कोई भी किसी भी खिलौने से खेल सकता है और उन खिलौनों से खेलना जो है बिल्कुल आनंददायक होगा, पर फिर भी उन खिलौनों में भी अंतर किया जाता है। उसके बाद जो हमारी दिनचर्या होती है उसकी छोटी छोटी बातों से भी लड़के और लड़कियों में अंतर किया जाता है। और वह अंतर किस तरह किया जाता है कि लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने हैं, उनको धीमी आवाज में बात करनी चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे और उन्हें रौब से बात करनी चाहिए। इससे क्या होता है, उनको अपनी एक भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में पहले से ही बता दिया जाता है या फिर एक संकेत दे दिया जाता है। अब बाद के जीवन में इसका प्रभाव क्या होता है, हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है, अपने पड़ोस की किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए। उसमें छोटे लड़के व लड़कियों द्वारा की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दर्शाइए। यह कार्य आप अकेले या समूह में भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कहा है आपको क्या करना है, अपनी कॉपी या ड्राइंग की किताब पे आपको एक चित्र बनाना है और वो चित्र किस बारे में होनी चाहिए, आपके आसपास का कोई पार्क हो या फिर गली हो जहाँ पर कि लड़के और लड़कियाँ छोटी उम्र के दोनों ही खेल रहे हों, आपको वो चित्र बनाना है। वो क्या खेल रहे हैं, किस तरह का खेल खेल रहे हैं, वो उस तरह का आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। आपको वो चित्र बनाना है, वो क्या खेल रहे हैं, किस तरह का खेल खेल रहे हैं, वो उस तरह का आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। और इसके लिए आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं, अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। आपकी मदद के लिए मैं यहाँ पे आपको 3 चित्र दे रही हूँ। इन चित्रों की मदद से भी आप अपना यह कार्य कर सकते हैं और आपको यह कार्य जरूर करना है। अब हम अगला सवाल करते हैं और अगले सवाल में कहा है, आपके द्वारा बनाए गए चित्र में क्या उतनी ही लड़कियां हैं जितने लड़के? संभव है कि आपने लड़कियों की संख्या कम बनाई होगी। तो हाँ, हमने जो चित्र बनाए हैं या फिर मैंने जो आपको चित्र दिए हैं उसमें लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से कम है। इसके बाद कहा है, क्या आप
वह कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से आपके पड़ोस में, सड़क पर, पार्कों और बाजारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियां तथा लड़कियों की कम संख्या दिखाई देती है? तो इसका जवाब है, हमारे पड़ोस में, सड़क पर, पार्कों और बाजारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियां तथा लड़कियां कम दिखाई देने के कई कारण हैं। नंबर 1, हमारे देश में बाहर के अधिकांश काम पुरुष करते हैं, महिलाएं अधिकांशतः घर के काम करती हैं। नंबर 2, हमारे देश में कार्यालयों, व्यवसायों तथा अन्य कार्यों में महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए भी महिलाएं घर से बाहर कम दिखाई देती हैं। नंबर 3, महिलाएं एवं लड़कियां अपने आप को बाहर में असुरक्षित महसूस करती हैं। नंबर 4, भारतीय संस्कृति भी इसी तरह की है कि महिलाओं को काफ़ी कम स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह घर से बाहर काफ़ी देर तक रह सके। यानी कि जो भारतीय संस्कृति है हमारी, वो इस तरह की है कि महिलाओं को जो है कम स्वतंत्रता दी गई है और उनके लिए यही नियम बना है कि वो घर से बाहर काफ़ी देर तक नहीं रह सकती। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है, क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या आप विचार करके इसका कारण बता सकते हैं? यदि आप लड़के और लड़कियों का स्थान परस्पर बदल देंगे, अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे, तो क्या होगा? तो इसका जवाब है, लड़के और लड़कियों के अलग अलग कामों में लगे होने के कई कारण हैं। नंबर 1, भारतीय संस्कृति में लड़कियों को घरेलू कामों का जिम्मा दिया गया है, जबकि लड़कों को बाहर के कामों की जिम्मेदारी दी गई है। नंबर 2, भारत में व्यवसाय, यातायात के साधनों में जैसे ड्राइवर व अन्य कर्मचारी, सेना, पुलिस जैसे अनेक कामों में लड़कों की बहुलता होती है, यानी कि अधिक मात्रा में लड़के ही पाए जाते हैं। जबकि शिक्षा के क्षेत्र, नर्स और कुछ कार्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। नंबर 3, भारतीय संस्कृति में कुछ कामों को लड़कियों के लिए उचित नहीं माना जाता है, इसलिए उन कामों को लड़के ही करते हैं। यदि हम लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे तो कई तरह की दिक्कत होगी, क्योंकि कई काम लड़कियों द्वारा ही सही तरीके से किया जाता है, तो कई कामों को लड़के सही तरीके से करते हैं। इसलिए लड़के लड़कियां अपने अनुकूल व्यवसाय को चुनते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो कई तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब यहाँ पर हमें एक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है, मेरी माँ काम नहीं करती। अब ये तो है, देखो आप लोग भी कई बार बोलते होंगे या फिर आपने सुना होगा अपने भाई बहनों के मुंह से, तो देखते हैं कि क्या काम नहीं करती है और ये सच बात है या फिर नहीं। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वह कोई काम नहीं करती। उसके बाद सोनाली की माँ कहती है, सोनाली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठकर जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। हाँ, पर वह कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है। ओह, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वह खुद क्या सोचती है। अब श्री सिंह के घर पर हरशरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है।
पर आंटी, क्या वाकई यह ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम नहीं करती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक है, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे भी अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं? तो जसप्रीत, मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। हॉन्क हॉन्क। ओहो, यह तो स्कूल बस थी। अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? तो अरे, यह भी, उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। शाम 6 बजे। डिंग डिंग। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो। मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वे वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत, कमबख्त, चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई हैं? ही, क्या अभी भी वह सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। तो देखो, इस कहानी में हमें पता चल रहा है कि सोनाली की माँ जो है वो नौकरी करती थी, तो उसको लगता था कि हाँ, उसकी माँ कुछ काम करती है, एक कामकाजी औरत है। लेकिन उसके जो दोस्त थी हरमीत, उसकी माँ अपने घर को संभालती थी, घर का काम करती थी, तो वो सोचती थी कि वो कुछ काम नहीं करती है। इसके अलावा जसप्रीत के घर के लोग, उसके बच्चे भी यही सोचते थे कि वो घर का कुछ काम नहीं करती है। तो इसलिए उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि एक दिन के लिए वो छुट्टी ले लेती है, यानी कि हड़ताल पर चली जाती है, वो घर का कोई भी काम नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, ना तो उसके पति और बच्चे, ना तो वो समय पर अपने ऑफिस और स्कूल के लिए तैयार हो पाते हैं, ना ही उन्हें समय पर खाना मिलता है। घर भी जो है पूरा अस्त व्यस्त रहता है। यहाँ तक कि उनको जो घर के रखी हुई चीजें होती हैं, जो रोजमर्रा की हमारी चीजें होती हैं, वो भी उन्हें नहीं मिलती है। अब यहाँ पर जसप्रीत कहती है कि अब भी क्या उसके घर वाले यही सोचते होंगे कि वो घर का कुछ भी काम नहीं करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। तो देखो, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे समाज में जो है स्त्री और पुरुषों के काम में बहुत ही असमानता है। असमानता के होने के साथ साथ दोनों के कामों में को जो महत्व है उसमें भी अंतर है, यानी कि स्त्री के काम को बहुत ही कम महत्व दिया जाता है और पुरुष के काम को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि दोनों ही अपने अपने काम को कर रहे होते हैं तब भी। अब हम आगे जानेंगे स्त्री और पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। तो आगे हम पढ़ते हैं घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को कोई महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वह तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसे देने की कोई जरूरत
नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। अब देखो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, एक तरफ तो हमें ये बता रही हैं कि स्त्रियों पर भी काम का कितना बोझ होता है, कितनी जिम्मेदारी होती है, उनको कितना सारा कार्य करना होता है। कार्य करने के साथ साथ उसे अपने घर के लोगों की, बच्चों की, बुजुर्गों की देखभाल भी करनी होती है। लेकिन उसके साथ ये भी हमें बताया जा रहा है कि इतना काम करने के बाद उसके काम को या फिर उस स्त्री को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। सोचा जाता है कि यह तो उसका एक स्वाभाविक कार्य है। अब घर पर कार्य करने वालों का जीवन। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। वह बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उन्हें सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ जगह तो क्या होता है कि स्त्रियां अपने घर का सारा काम खुद कर लेती हैं, लेकिन कुछ घरों में जो है लोग अपनी मदद के लिए, अपने घर पर काम करने के लिए किसी स्त्री को लगा लेते हैं और वो ही घर के काम करती है। घर के काम जैसे कि झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन धोना हो गया, कपड़े धोना हो गया, खाना बनाना हो गया। अब वो अपनी मदद के लिए जिस स्त्री को लगाते हैं वो काम तो इतना सारा करती है, लेकिन उनको उनके साथ जो है सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता है। उनको उस नौकरी के लिए पैसे जो दिए जाते हैं वो भी बहुत ही कम दिए जाते हैं, और कम इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि घरेलू काम का जो है अधिक महत्व नहीं समझा जाता है। अब यहाँ पर दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री है जिसका नाम मेलानी है। वो अपने अनुभव के बारे में यहाँ पर बता रही है। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी की मांगती रहती थीं। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आम तौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है मेलानी अपने अनुभव के बारे में बताती है कि वो जिस परिवार में काम करती थी वो परिवार बहुत ही अमीर था। उनका 3 मंजिला घर था, लेकिन इतने अमीर होने के बाद भी जो उनकी
वहाँ पे मेम साहब थी, वो बहुत ही अजीब थी, बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। वो सिर्फ उनको 2 रोटी खाने के लिए देती थी, 2 रोटी से कभी भी तीसरी रोटी उन्हें नहीं मिलती थी। मेलानी के साथ 2 लड़कियां और भी काम करती थी जो कि सफाई का काम करती थी, तो वो उससे जो है शाम के समय में एक और रोटी मांगती थी, तो वो उनको चुपके से दे दिया करती थी और खुद भी खा लेती थी। इसके बाद ठंडे मौसम में क्या होता था, उनको घर में जो है नंगे पांव ही घूमना पड़ता था और ठंड की वजह से क्या होता था, उनके पैर सूज जाते थे, जिससे कि उसको गुस्सा तो आता था और बहुत ही अपमानित भी वो महसूस करती थी, लेकिन कुछ वो कर नहीं सकती थी। अब वो सोचती थी कि क्या वो दिन भर काम नहीं करते हैं और वो इतना काम करते हैं तो उस काम के बदले उनको कुछ तो उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना ही चाहिए। क्या वो कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं है कि वास्तव में जिसे कि घरेलू काम कहा जाता है, उस घरेलू काम के अंतर्गत बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि आप देखोगे कोई भी जब कहता है तो वो कहता है कि घर के काम में होता ही क्या है, लेकिन जब घर के काम करने लगो तो पता चलता है कि उन कामों में कितने कामों को किया जाता है। जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना। अब ये तो देखो शहरों में फिर भी कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो क्या होता है, औरतों और लड़कियों को बहुत दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है, अपने सर पर भारी भारी गट्ठर उठाने पड़ते हैं। जब उनको कपड़े धोने पड़ते हैं या सफाई करनी पड़ती है तो उनको झुक के काम करना पड़ता है या फिर सामान लेकर चलना पड़ता है। और उसके अलावा जब वो खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए भी उन्हें गरम चूल्हे के सामने बहुत देर तक खड़े होकर खाना बनाना पड़ता है। अब जो घर के बाकी लोग होते हैं उनसे बिना पंखे के थोड़ी देर आराम से बैठा नहीं जाता, लेकिन स्त्री को जो है गरम चूल्हे के सामने इतनी गर्मी में खाना बनाना पड़ता है। अब जो स्त्रियों का काम होता है उसको कहा तो जाता है कि कुछ भी काम नहीं है, लेकिन वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है। जबकि समाज या फिर बाकी लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि सिर्फ पुरुष ही ऐसा काम करते हैं, यानी कि सिर्फ पुरुष ही थक सकते हैं, सिर्फ पुरुष ही शारीरिक काम कर सकते हैं और उन्हीं के काम को जो है महत्व दिया जाता है। अब यहाँ पर देखो, जो जिस मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में बताया है उसकी यहाँ पर फोटो दिखाई गई है ऊपर। तो ये मेलानी वो अपनी बच्ची के साथ है यहाँ पर। अब यहाँ पे हमें सवाल दिए हैं तो इन सवालों के हम जवाब देते हैं। पहला सवाल है, क्या हरमीत और सोनाली का यह कहना सही था कि हरमीत की माँ काम नहीं करती? तो इसका जवाब है, हरमीत और सोनाली का यह कहना सही नहीं था कि हरमीत की माँ काम नहीं करती। हरमीत की माँ घर का सारा काम करती थी, वह सिर्फ बाहर के काम करके पैसा नहीं कमा पाती थी, लेकिन घरेलू सारा काम हरमीत की माँ के जिम्मे था। अब हमारा अगला सवाल है, आप क्या सोचते हैं अगर आपकी माँ या वह लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा? तो इसका जवाब है, अगर हमारी माँ या वह लोग जो घर के काम काज में लगे हैं एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं तो घर का सारा काम ठप हो जाएगा, या घर का सारा काम हमारे पिताजी को करना पड़ेगा जो करने के लिए आदी नहीं है। पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा और कई घरेलू काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना आदि काम हमारे पिताजी को नहीं आता है। ऐसी स्थिति में मुझे खाना सही ढंग से नहीं मिलेगा या खाना बाहर होटल से मंगाकर खाना पड़ेगा। अब हमारा अगला सवाल है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामान्यतः पुरुष या लड़के घर का काम नहीं करते? आपके विचार में क्या उन्हें घर का काम करना चाहिए? तो इसका जवाब है, हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि अधिकांश घरों में घर का काम लड़कियां या महिलाएं करती हैं, इसलिए पुरुष या लड़के को घर का काम नहीं करना पड़ता। हमारे विचार में पुरुषों या लड़कों को भी घर का काम करना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं घर में बीमार पड़ जाती हैं या वह कहीं बाहर चली जाती हैं तो ऐसी स्थिति में घर का काम पुरुषों या लड़कों को करना चाहिए। पर्व त्योहार तथा घर में अगर कोई मेहमान आ जाता है
तब भी घर के काम में बढ़ोतरी होती है। ऐसी स्थिति में पुरुषों को महिलाओं के काम में हाथ बटाना चाहिए। कई बार महिलाएं काम करते करते थक जाती हैं। ऐसी स्थिति में भी पुरुषों को घर का काम करना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती है। निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं। 1998 से 99 का समय है। इसमें देखिए क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। तो देखो अब ये कह रहे हैं कि हमने ये तो देख लिया कि हाँ स्त्रियां कितना काम करती हैं और पुरुष क्या काम करते हैं। स्त्रियों के काम को क्या महत्व मिलता है और पुरुष के काम को कितना महत्व मिलता है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है कि स्त्रियां जो घर का काम करती है, जो देखभाल का काम करती है, जो वो सबका ख्याल रखती है, उसमें लगने वाला समय। तो अब ये कह रहे हैं कि वास्तव में जो स्त्रियां काम करती हैं उस काम में लगने वाला समय पुरुषों द्वारा किए जाने वाले काम में लगने वाले समय से बहुत अधिक होता है। और इसके लिए इन्होंने क्या करा है, एक तालिका हमें दी है और इसमें कहा है कि भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के यह कुछ आंकड़े हैं। और ये जो अध्ययन है ये 1998 से 99 का है। तो अब इन्होंने कहा है कि क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 राज्य दिए हैं, एक है हरियाणा और एक है तमिलनाडु। इसके बाद स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने दिया है कि स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे, मतलब कि वो अपने वेतन के साथ जो है एक हफ्ते में कितने घंटे कार्य करती है। तो हरियाणा में है 23 घंटे और तमिलनाडु में है 19 घंटे। इसके बाद है स्त्रियों के अवेतनिक घरेलू काम के घंटे, यानी कि वो काम जो कि स्त्रियां करती हैं जिनमें कि उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता और जिसके अंदर घरेलू काम आते हैं। अब उस काम में प्रति सप्ताह उसके कितने घंटे लगते हैं। तो हरियाणा में 30 घंटे और तमिलनाडु में 35 घंटे। इसके बाद स्त्रियों के कुल काम के घंटे। अब हमें यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है भरने के लिए, जहाँ पे हमें बताना है कि स्त्रियों के कुल काम के घंटे। तो जिसमें हमने देखा कि स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे हैं 23 और स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे हैं 30। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो हरियाणा में स्त्रियों के कुल काम के घंटे हो जाएंगे 53। इसके बाद तमिलनाडु में हो जाएंगे 19 + 35 यानी कि 54 घंटे। अब यहाँ पे पुरुषों के बारे में बात हो रही है। पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे, यानी कि वो कार्य जिसके लिए कि पुरुषों को वेतन मिलता है, और प्रति सप्ताह है हरियाणा में 38 और तमिलनाडु में 40। इसके बाद पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे, यानी कि वो काम पुरुष जो करते हैं जिसके लिए कि उन्हें वेतन नहीं मिलता है, यानी कि जो घरेलू काम करते हैं, तो प्रति सप्ताह हरियाणा में 2 घंटे और तमिलनाडु में 4 घंटे। तो इस तरीके से हमने देखा कि पुरुषों के कुल काम के घंटे हो रहे हैं हरियाणा में 40 घंटे और तमिलनाडु में 44 घंटे। तो देखो इस तालिका से ही हमें पता चल रहा है कि स्त्रियों के जो काम करने का समय है वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है। अब यहाँ पर हमें एक सवाल दिया है, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में स्त्रियां प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे काम करती है। इस संबंध में स्त्रियों और पुरुषों में कितना फर्क दिखाई देता है। तो इसका जवाब है हरियाणा में स्त्रियां प्रति सप्ताह 53 घंटे काम करती हैं, जिसमें 23 घंटे वैतनिक काम और 30 घंटे अवैतनिक घरेलू काम करती हैं। तमिलनाडु में स्त्रियां प्रति सप्ताह 54 घंटे काम करती हैं, जिसमें 19 घंटे वैतनिक कार्य और 35 घंटे अवैतनिक घरेलू काम करती है। हरियाणा में
पुरुष सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं, जिसमें 38 घंटे वैतनिक कार्य और 2 घंटे घरेलू कार्यों को करते हैं, जो कि महिलाओं से 13 घंटे कम है। तमिलनाडु में पुरुष सप्ताह में 44 घंटे काम करते हैं, जिसमें 40 घंटे वैतनिक कार्य और 4 घंटे अवैतनिक कार्य को करते हैं, जो कि महिलाओं से 10 घंटे कम है। तो देखो यहाँ पे भी हमें पता चल गया है कि पुरुष का कार्य करने का समय महिलाओं के कार्य करने के समय से कम है, और महिलाएं जो कार्य करती हैं, जो घरेलू कार्य करती हैं, उसके लिए उसे कोई वेतन भी नहीं मिलता है। अब हमारा अगला शीर्षक है महिलाओं का काम और समानता। तो इसको हम पढ़ेंगे हमारी अगली कक्षा में, और अभी हम हमारी कक्षा को यहीं पर खत्म करते हैं। अब तक हमने जो भी पढ़ा, जिन भी सवालों के हमने जवाबों के लिए चर्चा करी, उनको आप अच्छे से पढ़िए, दोहराइए और समझिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले शीर्षक के साथ अगली कक्षा में। हेलो बच्चों, अब हम अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना को आगे पूरा करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा ये याद कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि लड़के और लड़कियों में जो है एक स्पष्ट रूप से अंतर पाया जाता है। उनकी परवरिश में अंतर होता है, उनके बड़े होने में अंतर होता है, यहाँ तक कि उनके खेलने के तरीके और खिलौनों में भी अंतर देखते हैं हम लोग। अब ये अंतर उनके छोटी उम्र में तो होता ही है, लेकिन जो घर की छोटी छोटी बातें होती हैं उनमें भी हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों में बहुत तरह से अंतर किया जाता है। जैसे कि लड़कियों को ऐसे बैठना है, इस तरह के कपड़े पहनने हैं, इस तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं, खेल कर जल्दी घर वापस आना है, रात को बाहर नहीं जाना है, धीमी आवाज़ में बातें करनी है। जबकि इसके विपरीत लड़कों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि ये जो अंतर है उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके स्त्री और पुरुष बनने के साथ साथ चलता रहता है। और ये अंतर आगे किस तरह चलता है? उनके भूमिकाओं को लेकर कि औरतों को अलग काम दिया जाता है और आदमियों को अलग काम दिया जाता है। यदि वह कोई काम करते हैं तो उनके जो मूल्य है वो भी अलग अलग निर्धारित किया जाता है। फिर जो स्त्रियां काम करती हैं उनको उस काम के लिए कोई महत्व नहीं दिया जाता। सोचा जाता है कि वो उनका एक स्वाभाविक कार्य है, जैसे कि घरेलू कार्य, जो कि हमने एक कहानी में भी पढ़ा कि जसप्रीत जो कि अपने घर का सारा काम करती थी, लेकिन उसको समझा जाता था कि वो कुछ काम ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो एक घरेलू काम था। तो घरेलू काम को कोई महत्व ही नहीं दिया जाता। पुरुष जो कि अगर बाहर काम करता है, नौकरी करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें ये भी बताया कि जो स्त्रियां घरेलू काम करती है वो कितना उसमें उसका शारीरिक बल इस्तेमाल होता है, उसमें उसका कितना समय लगता है। जो कि हमने देखा कि तमिलनाडु और हरियाणा में जो एक अध्ययन हुआ तो उससे हमें ये पता चला कि पुरुष जो काम करते हैं जिनके लिए कि उन्हें वेतन मिलता है, उनके काम में लगने वाला समय स्त्रियों के काम में लगने वाले समय से 10 से 13 घंटे का कम था। जबकि स्त्रियों का जो काम था जिसमें कि वो अधिक समय लगा रही थी, अपना बल लगा रही थी, अपना श्रम लगा रही थी, उसमें उनको वेतन भी नहीं मिल रहा था। अब देखो स्त्रियों के काम में क्या क्या था? बुजुर्गों की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, घर के सारे काम, सफाई से लेके कपड़े धोने से लेके सब चीज़। लेकिन उसके बावजूद उनको उस काम के लिए कोई वेतन तो दूर की बात है, महत्व भी नहीं मिल रहा था। अब आगे हम इस पाठ को पूरा करते हैं और हमें इस शीर्षक से इसको शुरुआत करनी है।
महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वह केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए, सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियों और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी कि क्रैश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। अब देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने ये देखा है कि जो स्त्रियों का जो घरेलू काम होता है, जो वो अपना घर संभालती है, बच्चों को देखती है, ये उनको जो है बहुत ही कम महत्व मिलता है। और ये कम महत्व किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा नहीं, पूरे समाज में होता है। पूरा समाज ही इस चीज़ को बहुत कम महत्व देता है। और ये क्यों देता है? इसका कारण है स्त्री और पुरुष के बीच एक असमानता। अब इस असमानता को कम करने या ख़त्म करने के लिए कुछ समाधान निकालना भी ज़रूरी है, जो कि व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि शासकीय स्तर पर होना चाहिए, यानी कि पूरे समाज के स्तर पर होना चाहिए, ताकि पूरी समाज इन दोनों को बराबरी की नज़र से देखे। इसके बाद इन्होंने कहा है कि समानता हमारे संविधान का जो है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि दोनों के बीच में समानता रहे। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। अब देखो, सरकार या समाज या फिर हमारा संविधान जो है वो ये कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव करना नहीं चाहिए, परंतु ये वास्तविकता नहीं है। लिंग भेद हर जगह हमें देखने को मिलता है। अब सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। सरकार को ये करना ही होगा, क्योंकि सरकार खुद कहती है कि सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो इस असमानता को दूर करने के लिए वो वचनबद्ध है। उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस असमानता को दूर करे। उदाहरण के लिए, सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के कामकाज का जो बोझ है वो महिलाओं और लड़कियों पर ही पड़ता है। इसलिए इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। और इससे ये भी निश्चित होता है कि महिलाएं अगर घर से बाहर जाकर कोई काम करेंगी तो वो किस तरह काम करेंगी, क्योंकि अगर उन्हें घर से बाहर जाना है, वो घर से बाहर जाकर काम करती हैं, तो उनके बच्चे किस तरह संभलेंगे, वो अपने बच्चों को किस तरह देख पाएंगी, या घर के अन्य लोगों की, वो यदि कोई बीमार पड़ता है तो उनकी देखभाल कैसे करेंगी, या फिर घर के काम वो कैसे करेंगी। तो इसके लिए देश ने क्या करा है कि आंगनवाड़ियाँ और बालवाड़ियाँ खोली हैं। आंगनवाड़ी और बालवाड़ियाँ वो होता है जहाँ पर कि वो अपने घर का देखभाल करते हुए भी अपना बाहर काम करती हैं। तो शासन ने क्या करा, एक कानून बनाया कि यदि किसी संस्था में जो स्त्रियां या औरतें काम कर रही हैं और उनकी संख्या अगर 30 से ज़्यादा होती हैं तो उस संस्था को जो है वैधानिक रूप से बालवाड़ी
क्रैश की सुविधा देनी होगी, यानी कि उन महिलाओं को अपने बच्चों को वहाँ ले जाकर उन बच्चों की देखभाल जो है उनकी संस्था में होगी, उसको कहते हैं क्रैश। तो वो सुविधा उस कंपनी को जो है या संस्था को देनी ही पड़ेगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। अब अगर मान लीजिए कि कोई महिला अगर अपने बच्चे को अपने साथ ले जा सकती है जहां वो काम कर रही है, तो उसका काम में मन लगेगा, उसको चिंता नहीं होगी कि उसका बच्चा कैसे रह रहा होगा। तो इससे जो है उस महिला को एक तरह की सुविधा होगी। अब यहाँ पर देखो, ये हमें एक फोटो दिखाई गई है जिसमें कि औरतें हैं वो बच्चों को देख रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं। इसके नीचे लिखा है मध्य प्रदेश के एक गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे। तो ये एक आंगनवाड़ी है जहाँ पर कि कुछ औरतें हैं, कुछ महिलाएं हैं, वो काम करती हैं और इन बच्चों की देखरेख करती हैं। अब आगे बहुत सी स्त्रियां, जैसे कहानी में सोनाली की माँ और हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया, घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती हैं। इसे प्रायः महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। अब देखो, जैसे कि सोनाली की माँ, वो भी बाहर कामकाजी महिला थी, बाहर नौकरी करती थी। इसके अलावा जो हमने हरियाणा और तमिलनाडु की महिलाओं का सर्वेक्षण किया, जिसमें कि हमने देखा महिलाएं घर का काम भी कर रही थी और बाहर भी काम कर रही थी, तो उन पर क्या हो रहा था, उन पे दोहरा बोझ हो रहा था, यानी कि दो तरह का बोझ हो रहा था। अब जो पुरुष है वो बाहर जाके नौकरी करता है, लेकिन आपने भी देखा होगा उसके बाद घर में आने के बाद वो बहुत ही ना के बराबर, या तो फिर यही कह लो कि वो घर के काम नहीं करते हैं। लेकिन महिलाओं को ना चाहते हुए भी, या फिर ये कह सकते हैं कि एक स्वाभाविक रूप से उनका ये कार्य है कि वो अगर बाहर काम करती हैं तो उसके साथ उन्हें घर में आकर घर का काम भी करना ही पड़ता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, उन पर एक दो तरह का बोझ हो जाता है कि पहले वो घर से बाहर जाकर काम करेंगी और फिर घर पे आकर घर का काम करेंगी, खाना बनाएंगी, बर्तन धोएंगी, कपड़े धोएंगी और अपने बच्चों की देखरेख या घर के जो अन्य सदस्य हैं उनकी देखरेख भी करेंगी। अब देखो, यहाँ पर हमारा एक नया लक्ष्य आ गया है, सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता। इस पिक्चर के ऊपर भी देखो औरतें बनी हैं जो कि काम कर रही हैं और उसके ऊपर लिखा है जेंडर इक्वेलिटी, यानी कि जो भी लैंगिक समानता हो गया, जो भी लिंग होते हैं, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, इन सभी में समानता को लाना, ये है सतत विकास लक्ष्य 5। तो यानी कि अब जो कि विकास का लक्ष्य, तो ये जो 5वां लक्ष्य है इसमें हमें क्या करना है, असमानता को दूर करना है और स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियों के बीच में एक समानता का व्यवहार लाना है, समानता का महत्व लाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप क्या सोचते हैं, यह पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? तो देखो, इस पोस्टर में क्या हो रहा है, महिलाएं जो है काम कर रही हैं, घर का काम कर रही हैं, बाहर का काम कर रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, इसके बाद वो गाड़ियां चलाने, यानी कि साइकिल चला रही हैं, खेती भी कर रही हैं। अब इसके साथ में लिखा है, मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव, कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिससे मेरा नहीं यह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। अब देखो, यहाँ पर एक औरत की कहानी बताई जा रही है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि वो मौजूद ना हो, लेकिन फिर भी उसको अनदेखा कर दिया जाता है। अब वो कह रही है लेकिन अब ये और संभव नहीं है कि उसको अनदेखा किया जा सके, और फिर वो कह रही है कि ऐसी कौन सी तुम्हारी उपलब्धि है जिसमें कि उसका भाग नहीं है और औरत को जो है अब अपना अधिकार चाहिए। और अब यहाँ पर दूसरा पोस्टर दिया है और उसके ऊपर लिखा है, यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है, क्या इसे आधार बनाकर आप
कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पर जो है ये बंगाल की महिलाओं ने बनाया है, तो इसके ऊपर कुछ बंगाली भाषा में लिखा है, तो इसे तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम इस पोस्टर में देख रहे हैं कि ये जो महिला है, इस हर महिला के अन्य मनुष्य यानी कि पुरुषों की भांति ही 2 ही हाथ होते हैं, लेकिन वो इतने सारे काम करती है मानो ऐसे लगता है उसके 10 हाथ हो। तो यहाँ पर उसी तरीके से दिखाया गया है। उसके एक हाथ में है देखो कपड़े, बाल्टी दिखा रखी है जो कि कपड़ों से धुले हुए कपड़ों से भरी हुई है। एक हाथ में मटका दिखाया है, एक हाथ में झाड़ू दिखाया है, एक हाथ में करछी बर्तन दिखाए हैं, एक हाथ में दिल दिखाया है क्योंकि वो सबसे प्यार भी बहुत करती है। एक हाथ में ऊन और सिलाई दिखाई है जिससे कि वो कपड़े बुनती है। एक हाथ में ये एक शीशी दिखाई हुई है। फिर एक हाथ में दिखाया है कागज और पेन। एक हाथ में वो चूल्हे जैसा कुछ दिखा रखा है और एक हाथ में दिखाया है बच्चा। तो इसका मतलब एक औरत के 2 हाथ होते हुए भी वो 10-20 काम पूरे दिन भर करती है, थकने का महसूस भी नहीं करती है, पूरे घर को संभालती है। घर को तो संभालती है, घर के सदस्यों को भी संभालती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई महत्व नहीं मिलता। अब आपको कहा है आपको क्या करना है, इस पोस्टर को देखते हुए आपको इसके लिए एक अच्छा सा नारा तैयार करना है। जैसे कि मैंने तैयार किया है, नारी शक्ति अटूट शक्ति, यानी कि नारी जो महिला की शक्ति होती है वो बहुत ही अटूट होती है, यानी कि उसमें बहुत शक्ति होती है, तभी वो अपने शारीरिक बल को, अपने श्रम को, अपने समय को लगाकर इतना सारे कार्य कर पाती है। अगर आप भी कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं तो आप भी उसके लिए ज़रूर करिए। अब यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है और हम अभ्यास का कार्य करेंगे, जिसमें कि पहला सवाल है, साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वह सत्य हैं या असत्य। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ पे देखो हमें ये 4 कथन दिए गए हैं और आपको विचार करना है और बताना है कि ये सत्य हैं या फिर सत्य नहीं है, और उसके साथ आपको एक उदाहरण भी देना है। तो क कथन है, सभी समुदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। तो इसका जवाब है, यह कथन सही है, क्योंकि जिन समुदाय या समाजों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफ़ी कम है या जो समाज रूढ़िवादी परंपरा से जकड़ा हुआ है, उन समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। अब है कथन ख, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। तो इसका जवाब है, यह कथन सही नहीं है। हमारे ग्रामीण या नगरीय समाज में भी लड़के और लड़कियों के परवरिश में भेदभाव किए जाते हैं, भले ही ग्रामीण और नगरीय समाज में भेदभाव करने के अनुपात में अंतर हो। तो देखो यहाँ पे कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि गांव में तो लड़के या लड़कियों की परवरिश या फिर उनमें भेदभाव या अंतर होता है, और नगर यानी कि शहरी क्षेत्रों में भी लड़के या लड़कियों में भेदभाव होता है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में और जो है थोड़ा सा कम भेदभाव हमें देखने को मिलता है, लेकिन भेदभाव हर जगह ज़रूर पाया जाता है। अब है कथन ग, वह महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती। तो इसका जवाब है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि जो महिलाएं घर पर रहती हैं वो घरेलू कामों को करती हैं, जैसे खाना बनाना, घर की सफाई, बच्चों की देखभाल करना आदि प्रमुख है। अब अगला कथन है, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। तो इसका जवाब है, यह कथन सही है, क्योंकि महिलाएं जो घर में काम करती है उन्हें पैसों में नहीं आंका जाता और ना ही इन कामों से आय की प्राप्ति होती है, इसलिए महिलाओं के काम को पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर। घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के कामों में बहुत समय खप जाता है।
अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं। अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को एक उदाहरण से समझाइए। तो इसका जवाब है काम का अदृश्य होना। कई काम दिखाई नहीं देता, जैसे बच्चों की देखभाल करना। जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है उस पर हमेशा निगरानी रखना पड़ता है और निगरानी रखने का कार्य दिखाई नहीं देता। तो ये हो गया कि एक स्त्री काम कर रही है, वो अपने बच्चे की देखभाल कर रही है, लेकिन ये काम जो है वो अदृश्य होता है। उसके बाद है शारीरिक रूप से थकाने वाले। घरेलू कार्य जैसे घर की सफाई, कपड़े की सफाई, खाना बनाना आदि कार्यों में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह काम शरीर को थकाने वाले होते हैं। फिर है समय खप जाने वाले। समय खप जाने से अभिप्राय है कि घर में छोटे छोटे इतने अधिक काम होते हैं जिन्हें करने में दिन का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। कई बार घरों में नए नए काम बढ़ जाते हैं, जैसे कि मेहमानों के आने पर कार्यों का बढ़ना। अब ऐसे में क्या होता है, इन कार्यों को करने में महिलाओं का जो समय लगता है उसको कहा गया है समय का खप जाना। अब यहाँ पे हमारा ये सवाल हो गया। अब हम आते हैं सवाल 3 पर। आते हैं सवाल 3 पर। ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेष खिलौनों की भी सूची बनाइए जिनसे केवल लड़कियां खेलती हैं। यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों है। सोचिए कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। तो इसका जवाब है, सबसे पहले हम खिलौनों की सूची बनाएंगे। तो लड़कों के खिलौने, हम एक तालिका बनाएंगे जिसमें कि हम बाएं तरफ लिखेंगे लड़कों के खिलौने और दाएं तरफ लिखेंगे लड़कियों के खिलौने। तो सबसे पहले हम लड़कों के खिलौने की सूची बनाते हैं। तो नंबर 1 मोटर कार, नंबर 2 स्पाइडरमैन, नंबर 3 बंदूक, 4 वीडियो गेम, 5 क्रिकेट का बैट बॉल, 6 हवाई जहाज, 7 गेंद, 8 रेलगाड़ी और 9 मोबाइल फ़ोन। अब है लड़कियों के खिलौनों की सूची। 1 गुड़िया, 2 छोटे छोटे बर्तन, 3 गुड़िया के ड्रेस। अब आगे हम बढ़ते हैं। समाज में लड़के जब युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो वह उन्हीं कामों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसे वह बचपन में खिलौने के रूप में खेला करते थे, जैसे सेना में भर्ती होना, पुलिस या पुलिस अफसर बनना, गाड़ी चलाना आदि कार्यों को करना पसंद करते हैं। इसके विपरीत लड़कियां युवा अवस्था में किसी भी कार्य करने के साथ साथ घरेलू जिम्मेवारी में अवश्य निभाती है, जैसे कि वो बचपन में अपने खिलौनों से खेलती है, घर घर खेलती है, खाना बनाती है, इस तरह से। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल 4 है, अगर आपके घर में या आसपास अगला सवाल है, अगर आपके घर में या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में और कौन कौन है, वह क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वह रोज़ कितने घंटे तक काम करती हैं, वह कितना कमा लेती हैं। इन सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। तो इसके जवाब के लिए मैंने मेरे पास में ही एक महिला है जो कि घरों में जाके काम करती है, उनसे ये सारी चीज़ें पूछी और फिर उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। हमारे पड़ोस में एक महिला घर के कामों में मदद करने के लिए आती हैं। उसका नाम राजेश्वरी है। उसके 5 बच्चे हैं। उसका पति सब्जी बेचने का काम करता है। उसके 5 बच्चों में 3 लड़के और 2 लड़कियाँ हैं। उसके पति का नाम सोमेश्वर है। राजेश्वरी का घर दिल्ली के उपनगर गोकुलपुरी के नाले पर स्थित झोपड़पट्टी में है।
राजेश्वरी प्रतिदिन 16 घंटे काम करती है, जिसमें 8 घंटे अपने घर पर काम करती है और 8 घंटे दूसरे के घरों पर काम करती है। 8 घंटे दूसरे के घरों पर काम करने पर उसे 1800 रुपये मिलता है। उसका पति सब्जी बेचकर 3000 से लेकर 3500 रुपये तक कमा लेता है। तो ये तो वो जो काम करने आती है महिला, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है, जिसमें कि हमने देखा कि वो कितना काम कर रही है। उस पर दोहरी जिम्मेदारी है, वो एक तो अपने घर को संभाल रही है और फिर बाकी लोगों के घरों का भी काम कर रही है। अब इतना काम करने के बाद भी उसको जो वेतन के रूप में जो पैसे मिल रहे हैं वो बिल्कुल ना के बराबर ही उसको मिल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कुछ शब्द संकलन। तो इन शब्द संकलन में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों के जो हैं हमें अर्थ बताए गए हैं। पहला शब्द है अस्मिता, जिसका मतलब है पहचान। यह एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कोई अस्मिता हो सकती है। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता जा सकता है। फिर है दोहरा बोझ। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है 2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्य भार संभालती है। इसके बाद है देखभाल। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित हैं। अब है अवमूल्यित। जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है, तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। उदाहरण के लिए देखें, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर, बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी ना कहे, तो ऐसे में पहले लड़का अवमूल्यित महसूस करेगा। अब ये पाठ हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसका नाम था लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना, जिसमें कि हमने एक नई असमानता को देखा और वो असमानता थी लिंग में पाए जाने वाली। इससे पहले भी हम इसको देख चुके हैं, लेकिन इस पाठ के जरिए आज हम इसको अच्छे से समझे हैं। अब मैं ये सोचती हूँ या मैं ये चाहती हूँ कि आप भी इस असमानता को दूर करने में ज़रूर मदद करें। आप भी इस असमानता को, अगर आप कहीं इस असमानता को होते हुए देखते हैं, तो आप उसके लिए जो कर सकते हैं आप वो ज़रूर करें। इसके बाद आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए, समझिए, दोहराइए। इसमें जो भी कार्य दिए हैं, जो भी सवाल दिए हैं, उनके जवाबों को आप अच्छे से करिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ।